बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर लिसनर्स, अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आज हम डिस्कस करेंगे कानून शहादत ऑर्डर 1984 के MCQs का पार्ट 3। इससे पहले हम पार्ट 1 और पार्ट 2 को ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं, तो उन्हें आप प्ले लिस्ट से देख सकते हैं और सुन सकते हैं। तो आज का हमारा फर्स्ट MCQs है, अंडर द कानून शहादत ऑर्डर 1984 which term is used for a person who gives oral or written testimony in court। वो शख्स जो कि ज़ुबानी तौर पर या तहरीरी तौर पर अदालत में कोई गवाही देता है, उस शख्स को क्या कहा जाता है? तो उसके लिए जो इस्तिलाह और टर्मिनोलॉजी यूज़ होती है वो है विटनेस की। नेक्स्ट है, अकॉर्डिंग टू आर्टिकल 18 ऑफ QSO 1984 एविडेंस मे बी गिवन ऑफ फैक्ट्स इन इशू एंड रेलिवेंट फैक्ट्स। के कानून शहादत ऑर्डर के आर्टिकल 18 के तहत गवाही दो मामलात में दी जा सकती है। एक तो वो मामलात जिनका ताल्लुक फैक्ट्स इन इशू, यानी कि जो बेसिकली पार्टीज़ के माबैन जो इशू होगा, जो कि उनके वजह निज़ा होगी, जो इख्तलाफ की बुनियादी वजह होगी, उसके बारे में गवाही दी जा सकती है। और दूसरा उस फैक्ट इशू से यानी कि वजह निज़ा से मुताल्लिक जो मज़ीद जो फैक्ट्स होंगे, जो उसके साथ उसके जो मुताल्लिकात होंगे, उनके बारे में भी गवाही दी जा सकती है। इसके बाद है, एविडेंस मे बी गिवन इन एनी सूट और प्रोसीडिंग ऑफ द एग्जिस्टेंस और नॉन एग्जिस्टेंस ऑफ एवरी फैक्ट इन इशू एंड ऑफ सच अदर फैक्ट्स एज आर हियर एंड आफ्टर डिक्लेयर्ड टू बी रेलिवेंट एंड ऑफ अदर्स। वही बात है कि एविडेंस जो है वो कोई भी सूट है, कोई भी हमने जो अपना लीगल सूट कोर्ट के अंदर हमने फ़ाइल किया है या कोई प्रोसीडिंग चल रही है, किस चीज़ है ना, किसी भी फैक्ट एंड इशू और रेलिवेंट फैक्ट की एग्जिस्टेंस यानी कि उसके मौजूद होने और उसके मौजूद ना होने से मुताल्लिक इसके बारे में जो गवाही होगी वो रेलिवेंट होगी। इसके बाद है नेक्स्ट, अंडर आर्टिकल 19 ऑफ QSO 1984 फैक्ट्स विच दो नॉट in issue are so connected with a fact and issue as to form part of that same transaction are relevant whether they occurred at the same time or and place or at different times and places। कहते हैं कि ऐसे फैक्ट्स जो कि फैक्ट एंड इशू तो नहीं होते, लेकिन फैक्ट एंड इशू के साथ वो कनेक्टेड होते हैं, जुड़े हुए होते हैं, इस तरह जुड़े हुए होते हैं कि वो उसका सेम पार्ट होते हैं, या फिर ये है कि जो वो ट्रांजैक्शन हुई है, जो काम हुआ है, उसके साथ वो मुताल्लिका होते हैं, कनेक्टेड होते हैं, चाहे वो उसी वक्त या उससे पहले या उसके बाद। तो ऐसे जो फैक्ट्स हैं वो रेलिवेंट फैक्ट्स कहलाते हैं। अब ये उसकी एग्जांपल आ गई ऊपर वाले ना, जो हमने MCQs को डिस्कस किया है कि A इज़ एक्यूज्ड ऑफ द मर्डर ऑफ B बाय बीटिंग हिम। वट एवर वॉज सेड और डन बाय A और B और द bystanders एट द बीटिंग और सो शॉर्टली बिफोर और आफ्टर इट एज टू फॉर्म पार्ट ऑफ द ट्रांजेक्शन इज़ अ रेलिवेंट फैक्ट। मिस्टर ए है, उस पर यह इल्ज़ाम है कि उसने बी का मर्डर किया है, उसे मार मार कर। अब कहते हैं कि ए ने या बी ने जो कुछ भी कहा या जो कुछ भी किया, या फिर यह है कि उस मौके वारदात पर जो लोग वहाँ पर मौजूद थे, उन्होंने जो कुछ किया या सुना, इसी तरह मौके वारदात से बिल्कुल पहले या उसके बाद वहाँ पर क्या हुआ, ये सब कुछ रेलिवेंट फैक्ट कहलाएगा। अंडर आर्टिकल 20 ऑफ QSO 1984 फैक्ट्स विच आर द ओकेजन कॉज और इफेक्ट ऑफ फैक्ट्स इन इशू आर रेलिवेंट। फैक्ट्स इन इशू के जो भी यानी कि उसकी ना कोई ना वजह बनी होगी, उसकी काज होगी, या उसके जो असरात होंगे फैक्ट्स इन इशू के, तो वो रेलिवेंट फैक्ट कहलाएंगे। द क्वेश्चन इज़ वेदर ए रॉब्ड बी, ये उस पहले वाले प्रिंसिपल की
एक्सप्लेनेशन है, उसकी एलस्ट्रेशन है, उसकी एग्जाम्पल है, मिसाल है। द क्वेश्चन इज वेदर ए रॉब्ड बी। सवाल ये है कि ए ने बी का ना उसके साथ रॉबरी की कि नहीं की। उसके तो कहते हैं कि द फैक्ट्स दैट शॉर्टली बिफोर द रॉबरी बी वेंट टू अफियर with money in his possession and that he showed it or mentioned the fact that he had it to third person are relevant। क्वेश्चन ये है कि ए ने भी बी के जो है ना ए ने मिस्टर ए ने बी की रॉबरी की नहीं की, उसकी जो प्रॉपर्टी थी, उसके जो पैसे थे वो उसे छीने के नहीं छीने। द फैक्ट्स दैट शॉर्ट, यानी कि ये फैक्ट्स के बी जो है वो एक मेले में गया था और उसके पास पैसे मौजूद थे और उसने किसी थर्ड पर्सन को ये कहा था कि मेरे पास आज ही मैंने ना फ़लाँ चीज़ अपनी सेल आउट की है और मेरे पास इतने पैसे मौजूद हैं। तो कहते हैं कि ये भी रेलिवेंट फैक्ट होगा। According to Article 21 of QSO 1984, any fact is relevant which shows or constitutes a motive or preparation for any fact in issue or relevant fact। किसी भी फैक्ट इन इशू या रेलिवेंट फैक्ट के ना के लिए जो इंसान ने जो उसके लिए तैयारी की है या है ना जी उसके कोई ऐसे फैक्ट्स जो ये शो कराते हैं कि उसका मोटिव ये था इस काम को करने का, तो ये भी रेलिवेंट फैक्ट होगा, ये रेलिवेंट होंगे ये चीज़ें। अब उसकी इलस्ट्रेशन है। ए इज़ ट्राइड फॉर द मर्डर ऑफ बी। द फैक्ट्स दैट ए मर्डर सी, that B knew that A had murdered C and that B had tried to extort money from A by threatening to make his knowledge public are relevant। कि भाई ना ए ने जो है बी के ना उसको मर्डर करने की उसकी ट्राई की थी, कोशिश की थी कि उसका बी का मर्डर कर दे। अच्छा जी, क्यों? उसकी ना रीज़न ये थी कि उनमें से किसी एक ने भाई उससे ना जो उसकी मनी थी, उसके पास जो पैसे थे वो उनको छीनने की कोशिश की थी। तो ये फिर एक ये भी रेलिवेंट है। ए सूज बी अपॉन अ बॉन्ड फॉर द पेमेंट ऑफ मनी, बी डिनाइज द मेकिंग ऑफ द बॉन्ड। The fact that at the time when the bond was alleged to be made, B required money for a particular purpose is relevant। मिस्टर ए बी पर एक दावा दायर करता है कि इसने मेरे पैसे देने हैं, एक बॉन्ड था उसकी वजह से, और बी इसका इनकार कर देता है। जबकि हालात से ये मालूम होता है कि जिस वक़्त ये बॉन्ड यानी कि लिखा गया था कि जो मिस्टर ए जो कहता है कि ये बॉन्ड लिखा गया था और मैंने इसको पैसे दिए थे बतौर कर्ज़, तो ना हालात ये बताते हैं कि उस वक़्त मिस्टर बी को पैसों की अशद तरीन ज़रूरत थी किसी भी एक पर्टिकुलर पर्पज़ के लिए। तो ये फैक्ट्स जो हैं वो रेलिवेंट हैं। द क्वेश्चन इज़ वेदर ए रॉब्ड बी। सवाल ये है कि ए ने क्या है बी की रॉबरी की कि नहीं की। द फैक्ट्स दैट आफ्टर बी वाज रॉब्ड सी सेड इन एज प्रेजेंस the police are coming to look for the man who robbed B and that immediately afterwards A ran away are relevant। मिस्टर ए पर यह इल्ज़ाम है कि उसने बी ना ज़बरदस्ती ना असलहे के ज़ोर पर उसे कुछ ना रकम हथियाई थी। अब फैक्ट्स ये हैं कि जब बी के साथ रॉबरी हो गई तो सी ने ए की मौजूदगी में कहा कि पुलिस आ रही है उस शख्स को तलाश करने के लिए जिसने कि बी के साथ रॉबरी की थी। ये सुनने के फ़ौरन बाद ए वहाँ से फ़रार हो जाता है। तो कहते हैं कि ये भी रेलिवेंट है। द क्वेश्चन इज़ वेदर ए कमिटेड अ क्राइम। द फैक्ट्स दैट ए एब्सकॉन्डेड आफ्टर रिसीविंग अ लेटर वार्निंग हिम दैट इंक्वायरी वाज बीइंग मेड for the criminal and the contents of the letter are relevant। कहते हैं कि अगर ये क्वेश्चन हो कि भी ए ने एक मखसूस क्राइम स्पेसिफिक क्राइम किया है या नहीं किया, तो कहते हैं कि ये हालात ये फैक्ट्स के ए को एक लेटर इशू किया गया था वार्निंग देने के लिए, यानी कि भाई वार्न करने के लिए कि भाई ये जो क्राइम हुआ था ना इस क्रिमिनल को तलाश करने के लिए
एक इंक्वायरी स्टार्ट हो गई है, या इस क्राइम को इन्वेस्टिगेट करने के लिए एक इंक्वायरी स्टार्ट हो गई है। तो इस लेटर के रिसीव होने के बाद वो अपने आप को छुपा लेता है, वो कहीं फ़रार हो जाता है, भाग जाता है, रोपोश हो जाता है। तो कहते हैं कि इस लेटर के जो कंटेंट्स हैं ये रेलिवेंट होंगे। इसके बाद है द क्वेश्चन इज वेदर ए वाज रॉब्ड, द फैक्ट दैट सून आफ्टर द एलेज्ड रॉबरी he made a complaint relating to the offense, the circumstances under which and the terms in which the complaint was made are relevant। अब सवाल ये है कि मिस्टर ए के साथ रॉबरी हुई कि नहीं हुई, यानी कि उससे रकम छीनी गई कि नहीं गई। तो ये फैक्ट्स जो कि ये शो कराते हैं कि जब इसने इस वक़्वे का नाम कहा तो उसके फ़ौरन बाद इस शख्स ने इस ऑफेंस की कंप्लेंट भी दर्ज कराई, और सरकमस्टांसिस भी ऐसे थे जो कि ये शो कराते हैं। तो ये सारी की सारी चीज़ें रेलिवेंट होंगी। As per Article 22 of QSO 1984, facts necessary to explain or introduce a fact and issue or relevant fact are relevant insofar as they are necessary for that purpose। QSO का आर्टिकल 22 ये कहता है कि ऐसे फैक्ट्स जो कि फैक्ट एंड इशू या रेलिवेंट फैक्ट को एक्सप्लेन करने के लिए, उसको एलोबरेट करने के लिए, जो उसे इंट्रोड्यूस करने के लिए जो लाजमी हैं, तो वो फैक्ट्स भी रेलिवेंट कहलाएंगे जितनी हद तक के वो अब नेसेसरी होंगे इन फैक्ट्स इन इशू या रेलिवेंट फैक्ट को एक्सप्लेन करने के लिए या उनको इंट्रोड्यूस कराने के लिए। अकॉर्डिंग टू आर्टिकल 23 ऑफ QSO 1984, things said or done by conspirator in reference to common design is a relevant fact। कहते हैं कि जो शख्स किसी के ख़िलाफ़ कॉन्स्पेरेसी करता है, साजिश मुजरिमाना करता है, कि तो अब साजिश मुजरिमाना करने वाला शख्स ने जो कुछ कहा या जो कुछ उसने किया, तो ये सब कुछ रेलिवेंट फैक्ट होगा। इसके बाद है अंडर आर्टिकल 24 ऑफ QSO 1984, व्हेन फैक्ट्स नॉट अदरवाइज रेलिवेंट बिकम रेलिवेंट इफ दे आर इनकंसिस्टेंट विद एनी फैक्ट इन इशू और रेलिवेंट फैक्ट। कहते हैं कि जब कुछ फैक्ट्स ऐसे हों जो कि वैसे तो नॉर्मल हालात में तो रेलिवेंट नहीं होते, मगर क्या है वो रेलिवेंट बन जाते हैं अगर वो फैक्ट एंड इशू या रेलिवेंट फैक्ट के मुतज़ाद हों, अगर वो उनके कंसिस्टेंट हों। तो इसकी इलस्ट्रेशन ये है कि द क्वेश्चन इज़ वेदर ए committed a crime at Bahawalpur on a certain day, the fact that on that day A was at Lahore is relevant। क्वेश्चन ये था कि भाई ए ने एक जुर्म जो है ना वो किया है कि नहीं किया, जो कि जनाब वाला बहावलपुर में हुआ था, और फ़र्ज़ करें कि वो 1 सितंबर 2023 को हुआ था। तो कहते हैं कि ये फैक्ट के 1 अक्टूबर को तो मिस्टर ए लाहौर में था, बहावलपुर में मौजूद ही नहीं था, तो ये भी रेलिवेंट होगा। अंडर आर्टिकल 25 ऑफ QSO 1984, द सूट्स इन विच damages आर claimed, an effect which will enable the court to determine the amount of damages which ought to be awarded is relevant। कानून शहादत ऑर्डर 1984 का आर्टिकल 25 ये कहता है कि जब कोई दावा किया जाए और उस दावे में डैमेजेस यानी कि हर्जाना क्लेम किया जाए, तो फिर ऐसे फैक्ट्स जिनकी वजह से अदालत उस हर्जाने की अमाउंट, उसकी रकम को डिटरमाइन करने में, स्पेसिफाई करने में उसको जो हेल्प हो या उसे एनेबल करें, तो ऐसे जो फैक्ट्स हैं वो भी रेलिवेंट होंगे। नेक्स्ट है अंडर आर्टिकल 26 ऑफ QSO 1984, where the question is as to the existence of any right or custom, any transaction by which the right or custom in question was created, claimed, modified, recognized, asserted or denied, or which was inconsistent in its existence or relevant facts। QSO का आर्टिकल 26 ये कहता है कि जब सवाल ये हो कि भाई जो फलाना जो एक राइट है, हक है, या कस्टम है, ये रस्म व रिवाज है, ये एग्ज़िस्ट करता है या नहीं करता, तो कहते हैं कि ऐसी ट्रांजैक्शंस जिनकी वजह से उस राइट या कस्टम के ना मौजूद होने, उसके क्रिएट होने, या उसके क्लेम करने, या उसके मॉडिफाइड यानी कि उसमें चेंजिंग वगैरह करने, या उसको रिकग्नाइज़ करने, या उसको एसर्ट करने या डिनाई करने के बारे में हमें कुछ मालूम होता हो,
तो ये सारे के सारे रेलिवेंट हैं। According to Article 27 of QSO 1984, facts showing the existence of any state of mind, such as intention, knowledge, good faith, negligence, rashness, ill will, or goodwill towards any particular person, or showing the existence of any state of body or bodily feelings are relevant when the existence of any such state of mind or body or bodily feelings in issue are relevant। कहते हैं कि QSO का आर्टिकल 27 ये कहता है कि जब फैक्ट्स शो कराते हों किसी भी स्टेट ऑफ माइंड को, यानी कि इंसान की जो हालत कैसी थी, यानी कि मसलन वो कौन कौन से यानी कि ना वो फैक्ट्स हो सकते हैं जो कि किसी इंसान की दिमागी जो हालत है उसको बयान करते हैं। वो होती है इंटेंशन, उसकी नीयत क्या थी, नॉलेज, इसके बारे में इसको कितनी इन्फॉर्मेशन थी, गुड फेथ, इसकी नीयत कैसी थी, नेग्लिजेंस, रैशनेस, ये चीज़ें यानी कि ना उस नेग्लिजेंस की, रैशनेस जल्दबाजी में था, इल विल उसकी ना जी बुरी नीयत थी, बदनीयत इंसान, गुड विल अच्छी नीयत थी किसी भी पर्टिकुलर शख्स के साथ, यानी कि उस इस शख्स के साथ इसके जो मामलात थे, ये इसकी जो बातें थीं, ये इसके बारे में जो उसके ख़यालात थे, उसके जो कमेंट्स थे वो कैसे थे। तो ऐसी सब की सब चीज़ें जिनकी वजह से इंसान की यानी कि ना जी ना स्टेट ऑफ माइंड का पता चलता हो, या फिर ये है कि उसके ना स्टेट ऑफ बॉडी का पता चलता हो या बॉडीली फीलिंग्स का, तो ये सारे के सारी चीज़ें जो होंगी ये रेलिवेंट होंगी। इसके बाद है अंडर आर्टिकल 28 ऑफ QSO 1984, व्हेन देयर इज अ क्वेश्चन वेदर एन एक्ट वाज एक्सीडेंटल और इंटेंशनल or done with a particular knowledge or intention, the fact that such act formed part of a series or similar occurrence in each of which the person doing the act was concerned is relevant। कहते हैं कि QSO का आर्टिकल 28 ये कहता है कि जब क्वेश्चन ये हो कि फ़लाँ जो एक्ट है, फ़लाँ जो जो भी कोई ना काम है वो एक्सीडेंटल था या इंटेंशनल था, जानबूझकर किया गया था या फिर क्या वो गलती से हुआ था, ना अनजाने में हुआ था, तो कहते हैं कि फिर जो भी यानी कि ऐसे यानी कि जो फैक्ट्स होंगे जो कि इस चीज़ को शो कराते हों, जो कि इस जिनकी वजह से हमें इस मामले की तह तक हम पहुंच सकते हो, हमें इसका अंदाज़ा हो सकता हो कि ये एक्ट एक्सीडेंटल था या इंटेंशनल था, तो वो सारे के सारे जो एक्ट्स होंगे या जो भी सर्कमस्टांसेस होंगे वो सारे रेलिवेंट होंगे। ए इज़ एक्यूज्ड ऑफ बर्निंग डाउन हिज हाउस in order to obtain money for which it is insured. The facts that A lived in a several houses successively, each of which he insured, in each of which a fire occurred, and after each of which fires A received payment from different insurance officers, are relevant as intending to show that the fires were not accidental। ये पहले वाला जो आर्टिकल था ये उसका इलस्ट्रेशन है कि मिस्टर ए जो है ना वो उसने खुद अपने ही उस पर इल्ज़ाम ये है कि उसने अपने घर को खुद आग लगाई है। क्यों? इंश्योरेंस कंपनी से रकम हथियाने के लिए, हासिल करने के लिए। और कहते हैं कि फैक्ट्स ये हैं कि इसके मुख्तलिफ मकानात हैं, मुख्तलिफ हाउसेज़ हैं और उनमें आग भी लगी हैं और इसी तरह ही आग लगी थी, और फिर इस शख्स ने मुख्तलिफ इंश्योरेंस कंपनीज से फिर उनसे वो पैसे भी लिए हैं, तो ये रेलिवेंट फैक्ट है। As per Article 29 of QSO 1984, when there is a question whether a particular act was done, the existence of any course of business according to which it naturally would have been डन इज़ अ रेलिवेंट फैक्ट। कहते हैं कि जब सवाल ये हो कि ये फलां काम पाया तकमील तक पहुंचा था या नहीं पहुंचा था, तो कहते हैं कि ऐसा कोर्स ऑफ बिज़नेस जिसके वजूद से हमें ये इल्म होता हो कि अगर ये काम यहाँ तक हुआ है तो फिर नेचुरली ये काम लाजमी इस तरह हुआ होगा, तो कहते हैं कि ये भी रेलिवेंट है। इसकी इलस्ट्रेशन ये है, द क्वेश्चन इज़ whether a particular letter reached A, the facts that it was posted in due course and was not returned through the dead letter office are relevant। जब सवाल ये हो कि एक मखसूस लेटर ख़त वो ए के पास पहुंचा है या नहीं पहुंचा, तो ये फैक्ट्स के उस लेटर को सही तरीके से उसे पोस्ट करा दिया गया था और वो फिर लेटर वापस भी नहीं आया,
तो इसका मतलब ये हुआ कि मिस्टर ए को वो लेटर मौसूल हो चुका होगा। Under Article 30 of QSO 1984, an admission is a statement, oral or documentary, which suggests any inference as to any fact, an issue, or relevant fact, and which is made by any of the persons and under the circumstances. QSO कानून शहादत आर्डर 1984 का आर्टिकल 30 ये कहता है कि एडमिशन एडमिशन से मुराद होता है कि कोई ऐसी स्टेटमेंट जो कि ओरल हो, ज़ुबानी हो या फिर डॉक्यूमेंट्री हो। और बेसिकली एडमिशन कहा जाता है कि जब कोई शख्स अपनी ड्यूटी को अपने ऊपर इम्पोज करने के लिए कोई स्टेटमेंट देता है, ये कहता है कि बिल्कुल जी हाँ, मैं इस काम करने के लिए ड्यूटी बाउंड हूँ, या मेरी ऑब्लिगेशन टूवर्ड्स फ़लाँ शख्स की तरफ मेरी ये ज़िम्मेदारी मौजूद है, बिल्कुल जी हाँ मैं इस काम को करने का बाउंड हूँ, तो फिर ये एडमिशन कहलाता है। द क्वेश्चन इज़ whether a whether a horse sold by A to B is sound, के सवाल ये है कि जो एक ना हॉर्स जो सोल्ड किया गया था, सेल किया गया था मिस्टर ए की तरफ से बी को, तो ना भाई कि वो साउंड है कि नहीं है, तो ना ठीक है कि नहीं है। तो ए सेज टू बी, मिस्टर ए कहता है बी से, गो एंड आस्क सी, आप जाओ और जाकर सी से पूछ लो, ए नोज़ ऑल अबाउट इट, क्योंकि सी इसके बारे में सब कुछ जानता है। तो कहते हैं कि फिर सेज सीज स्टेटमेंट इज़ एन एडमिशन, तो सी जो कुछ भी कहेगा तो वो फिर क्या है, एडमिशन कहलाएगा। यानी कि ये यूँ समझा जाएगा कि भाई इस शख्स ने इसको कबूल कर लिया है, अपनी ज़िम्मेदारी को। अंडर आर्टिकल 37 ऑफ QSO 1984, कन्फेशन caused by inducement, threat or promise is in criminal proceeding is irrelevant। QSO का आर्टिकल 37 ये कहता है कि कन्फेशन यानी कि एतराफ़ जुर्म जो कि किसी इंड्यूसमेंट की वजह से किया गया हो, उभारने की वजह से, या किसी को थ्रेट देकर उससे ना कन्फेशन कराया गया हो, या उससे कोई प्रॉमिस करके, तो कहते हैं कि ये फिर इररेलेवेंट होता है। Under Article 41 of QSO 1984, confession made after removal of impression caused by inducement, threat or promise is relevant। अलबत्ता ऐसा एतराफ़ जुर्म, ऐसा कन्फेशन जो कि इंड्यूसमेंट, थ्रेट और प्रॉमिस को ख़त्म करने के बाद अगर ना कोई शख्स अगर एतराफ़ जुर्म करता है तो वो फिर रेलिवेंट होगा। According to Article 38 of QSO 1984, no confession made to a police officer shall be proved against a person accused of any offence। पुलिस के सामने जो एतराफ़ जुर्म किया जाता है उसे उस एक्यूज के अगेंस्ट प्रूव नहीं किया जाएगा, क्योंकि यही कंसिडर किया जाता है कि जो पुलिस के सामने एतराफ़ जुर्म होगा, शायद कि वो उन्होंने पुलिस की दहशत से और उनकी मार कुटाई से बचने के लिए उस शख्स ने एतराफ़ जुर्म किया होगा। अंडर आर्टिकल 39 ऑफ QSO 1984, कन्फेशन बाय एक्यूज्ड वाइल इन कस्टडी ऑफ पुलिस नॉट टू बी प्रूव्ड अगेंस्ट हिम, के ऐसा कन्फेशन जो कि कोई शख्स भी ऐसा एतराफ़ जुर्म जो कि पुलिस की कस्टडी में रहते हुए करता है, तो वो उसके ख़िलाफ़ प्रूव नहीं किया जाएगा। नेक्स्ट है, According to Article 39 of QSO 1984, confession made by any person in the immediate presence of a magistrate shall be proved as against such person। अलबत्ता अगर कोई शख्स एतराफ़ जुर्म करता है और जज साहब की, मजिस्ट्रेट की प्रेजेंस में करता है, उनकी मौजूदगी में करता है, तो फिर ऐसा कन्फेशन उस शख्स के ख़िलाफ़ प्रूव किया जाएगा। According to QSO 1984, a confession made to a police officer is admissible as evidence only if made before a magistrate। कहते हैं कि ऐसा कन्फेशन जो कि किसी पुलिस वाले के ना किया गया हो और ना वो उस वक़्त एविडेंस में ना एडमिसिबल होगा जबकि वो जज के सामने किया जाए, यानी कि जज भी मौजूद हो और पुलिस वाले भी मौजूद हों, तो फिर अगर कोई शख्स कन्फेशन करता है तो वो फिर एडमिसिबल भी होगा और उस शख्स के ख़िलाफ़ उसको प्रूव भी किया जाएगा। A and B are jointly tried for the murder of C. It is proved that A said B and I murdered C. The court may consider the effect of this confession against B। कहते हैं कि A और B इन दोनों का ट्रायल हो रहा था कि भाई इन्होंने C का मर्डर किया है,
उसमें से ये एक बात साबित हो जाती है कि मिस्टर ए ये कहता है कि भाई बी ने और मैंने, हम दोनों ने मिलकर सी का मर्डर किया है, तो कोर्ट इसकी जो स्टेटमेंट होगी, कन्फेशन स्टेटमेंट, इसे मिस्टर बी के सामने इसको प्रूव कर सकती है। As per Article 44 of QSO 1984, all accused persons, including an accomplice, shall be liable to cross examination। कहते हैं कि QSA का आर्टिकल जो 44 है उसके तहत जितने भी अफराद होते हैं जो कि एक्यूज हों, मुलजिमान हों, जितने भी मुलजमान हों, और उनमें से यानी कि ना एकम्प्लेस समेत, एकम्प्लेस कहते हैं कि ये हम पहले पढ़ चुके हैं, तो शरीक जुर्म जो शख्स यानी कि को एक्यूज होता है, शरीक जुर्म, इनका जो हो गया ये इनका क्रॉस एग्जामिनेशन होगा, तो इन पर यानी कि जरह की जाएगी। आज का हमारा लास्ट एमसीक्यूज है कि अंडर आर्टिकल 45 ऑफ QSO 1984 एडमिशंस आर नॉट कंक्लूसिव प्रूफ ऑफ मैटर्स एडमिटेड बट दे मे ऑपरेट एज एस्टॉपल्स अंडर द प्रोविजंस हियरइन आफ्टर कंटेंट। कानून शहादत आर्डर का आर्टिकल 45 ये कहता है कि अगर किसी शख्स ने कोई किसी भी ना अपनी ड्यूटी को, अपनी ऑब्लिगेशन को अगर उसने एडमिट किया है, तो ये उस मामले में कोई कंक्लूसिव प्रूफ नहीं होगा, हतमी कोई प्रूफ नहीं होगा। अलबत्ता ये जो स्टेटमेंट होगी, ये एडमिशन नेक्स्ट प्रोसीडिंग में उसके ख़िलाफ़ एज ए एस्टॉपल यूज़ किया जा सकता है कि वो शख्स फिर उसे कहा जाएगा कि भाई देखें आपने ये बयान दिया था, अब आप अपने इस बयान से मुकर नहीं सकते। तो सामीन, ये आज का हमारा ना तीसरी वीडियो थी जो कि हमने ना इसको आज ख़त्म हो गई, और इसके बाद इंशाअल्लाह और अज़ीज़ QSO की 2 वीडियोस मज़ीद हम अपलोड करेंगे, उसमें पार्ट 4 और पार्ट 5। तो उन्हें आप ना बर वक्त देखने के लिए अपना हमारा, अगर आपने अभी तक यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो इसे सब्सक्राइब कर लें, ताकि जैसे ही वीडियो अपलोड हो फ़ौरन आपके पास उसका नोटिफिकेशन आ जाए और उसे आप फ़ौरन देख सकें। इसके अलावा अगर कोई शख्स लॉ एडमिशन टेस्ट और लॉ गेट की ऑनलाइन तैयारी करना चाहता है तो वर्चुअल लॉ अकेडमी के दिए गए नंबर पर रब्ता करके अपनी तैयारी कर सकता है। अल्लाह ताला हम सब का हामी और नासिर हो। अल्लाह ताला हमारे प्यारे मुल्क पाकिस्तान की खैर फरमाए, और इस पूरी दुनिया में बसने वाले जितने भी लोग हैं, खा उनका ताल्लुक़ किसी भी अपना ना किसी भी हवाले से, किसी भी ना खा वो रिलीजन हो या कोई कास्ट हो, किसी भी लिहाज से हो, कोई भी, बस जो शख्स भी इंसान है और इस धरती पर रहता है, हमारी उसके लिए दुआ है कि अल्लाह ताला उसके लिए आसानियाँ पैदा फरमाए। आमीन सुम्मा आमीन। शुक्रिया।